जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इसी आधुनिक भारत की श्रृंखला में जो आज का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग 1928। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति। इस नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति का गठन कब किया गया, ये क्यों गठित हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, इस समिति में कितने सदस्य थे, ये गठित ने क्या, इस समिति ने क्या काम किया, ये सब आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। तो बेटा देखो, इससे पहले आपने साइमन कमीशन की क्या पढ़ी थी, रिपोर्ट पढ़ी थी। साइमन कमीशन का गठन हुआ, भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या सदस्य क्या थे बेटा, अंग्रेज थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड बर्किन हेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्किन हेड। ये उस समय का भारत सचिव था। उस भारत सचिव ने भारतीयों को एक चुनौती दी कि अगर वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने लिए एक क्या बना ले, संविधान बना ले। उस संविधान पर अंग्रेज क्या करेंगे बेटा, विचार करेंगे। अगर अंग्रेजों को वो संविधान अच्छा लगता है, वो कानून अच्छा लगता है, तो वो भारत की जनता में उस कानून को क्या कर देंगे बेटा, लागू कर देंगे। ये लॉर्ड बर्किन हेड ने कहा था, क्योंकि ये लॉर्ड बर्किन हेड कौन था, उस समय भारत सचिव था। ठीक है, उसी चुनौती को, लॉर्ड बर्किन हेड की चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष किसे बनाएगा, मोतीलाल नेहरू जी को बनाएगा। यानी कि नेहरू समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया बेटा, मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे ये। 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें भारत की उस समय 29 राजनीतिक पार्टियां थीं। उन 29 राजनीतिक पार्टियों के सभी प्रमुख लोगों को और पार्टी के अन्य लोगों को क्या किया गया बेटा, बुलाया गया। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये मोतीलाल नेहरू जी की है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इन्होंने इस बैठक में निर्णय लिया, यानी जो मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने इस बैठक में निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां मिलकर भारत के लिए एक संविधान का क्या करें, निर्माण करें। यानी कि जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि भाई सभी पार्टियां मिलकर भारत के लिए एक संविधान, एक कानून बनाएं और उसके निर्माण में हमारा क्या करें बेटा, सहयोग करें। इस बैठक में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान कैसे बनेगा और संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रखी जाएंगी उससे संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया। जो संविधान बनने से संबंधित था, यानी कि जो प्रस्ताव था संविधान बनने से संबंधित था। मैंने जैसे बताया आपको कि उस संविधान में हम जो संविधान बनाएंगे उसके मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे उस प्रस्ताव में लिखे हुए थे। लेकिन जो 29 राजनीतिक पार्टियां थी, उस 29 राजनीतिक पार्टियों में से कुछ पार्टी तो उनके विचार से बहुत ज़्यादा, उनके जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव से बहुत ज़्यादा क्या हुई, प्रभावित हुई। वो मान गए कि हाँ भाई, मोतीलाल नेहरू जी ने जो प्रस्ताव बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, यानी कुछ राजनीतिक पार्टियां उस प्रस्ताव को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। अर्थात कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उस बैठक का कोई भी अर्थ वहां पर नहीं निकला। इसका मतलब कि लॉर्ड बर्किन हेड ने की चुनौती को तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी उस जो संविधान कैसे बनेगा और संविधान में हम क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक रखेंगे उससे संबंधित कोई भी प्रस्ताव जो था उसको पास हम नहीं करा पाए। नेक्स्ट देखिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने हार नहीं मानी। कुछ समय के पश्चात कांग्रेस ने पुनः क्या बेटा, एक बैठक का आयोजन किया और उसमें केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सम्मिलित किया जिन्होंने पहली बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यानी कि जो दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, उस दूसरी बैठक में केवल और केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया जो पहले इस प्रस्ताव पर क्या थे बेटा, राजी थे। ये दूसरी जो बैठक हुई थी डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुई थी और इन्होंने ये कहा था कि अब एक समिति का गठन कर देना चाहिए जो भारत के लिए संविधान बनाए। और वो समिति कौन थी? वो समिति थी कौन सी? मोतीलाल नेहरू जी की। समिति का गठन हुआ और उस समिति में बेटा
सदस्यों को सम्मिलित किया गया। उसके मुख्य सदस्य कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट बन रही थी, भारतीय संविधान जो बनना था, जो लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को जब स्वीकार किया गया, एक क्या बनाया गया था, एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उस रिपोर्ट को बनाने से पहले एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, तेज बहादुर जी, तेजस नहीं है, इसको सही कर लेना, तेज बहादुर सफरू ये लेबर पार्टी के सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस पार्टी के थे, NS जोशी ये लेबर पार्टी के थे, MS जयकर ये भी बेटा आपके कांग्रेस के सदस्य थे, MR अंडे अली इमाम ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, शुएब कुरैशी ये भी बेटा मुस्लिम लीग के कुरैशी थे, इसको सही कर लेना, कुरैशी थे। नेक्स्ट मंगल सिंह ये सिखों की ओर से सम्मिलित हुए थे, और JP प्रधान ये गैर ब्राह्मण थे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट के सदस्य थे या नेहरू समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से नेहरू समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था बेटा अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति का सचिव कौन था? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का नेहरू समिति का सदस्य था और कौन नहीं था? तो आपको ये जो 11 प्रश्न 11 हैं इनको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, बताइए मुस्लिम लीग के किन व्यक्तियों को नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था बेटा? तो 2 सदस्य थे, अली इमाम थे और दूसरे का नाम था शुएब कुरैशी। क्वेश्चन आएगा कि बताइए नेहरू रिपोर्ट के नेहरू समिति के अंदर एकमात्र सिख व्यक्ति सम्मिलित हुआ था, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था मंगल सिंह। क्वेश्चन आएगा, बताओ कि गैर ब्राह्मणी सदस्य को नेहरू समिति में एक गैर ब्राह्मणी सदस्य सम्मिलित हुआ था, उसका नाम क्या था? उनका नाम था JP प्रधान। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेटा एक समिति बन गई, ये 11 लोगों की एक समिति बनी। इन लोगों ने क्या किया? एक संविधान बनाने के लिए एक तारीख का निश्चय कर लिया। इन्होंने कहा कि हम क्या बनाएंगे, इस तारीख तक भारतीय संविधान का एक प्रारूप यानी एक कानून बनाएंगे, और इस कानून को हम किसको पेश करेंगे? लॉर्ड बर्किनहेड के सामने रखेंगे कि देखो तुम नहीं भारत के लिए संविधान बना सके, लेकिन देखो हमने क्या कर दिया, इतने समय में भारत के लिए क्या बना दिया? एक संविधान बना दिया। इस समिति ने मिलकर समय से पहले ही, जो समय निर्धारित किया था उस समय से पहले ही बेटा क्या बना दिया? भारतीयों के लिए एक संविधान बना दिया। और संविधान को कहां पेश किया? अंग्रेजों के सामने। तो इस समिति ने पहले 1 जुलाई 1928 को संविधान का कार्य पूरा कर लिया। 1 जुलाई 1928 तक संविधान का जो कार्य था उसको क्या कर लिया? वो पूरा कर लिया, नहीं उस पर एक रिपोर्ट बना ली। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सामने पेश की। यानी समिति जो थी, उस समिति ने 11 लोगों की समिति ने रिपोर्ट कब बना ली बेटा? 1 जुलाई 1928 को। उसने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सभी सदस्यों के सामने क्या करी बेटा? पेश करी। समिति ने 10 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सामने क्या करी बेटा? एक रिपोर्ट को पेश कर दिया। इसके बाद 28 अगस्त 1928 को जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी, फिर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। फिर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक के सामने इस रिपोर्ट को क्या किया बेटा? पेश किया गया। तो उस दौरान भी कुछ सदस्यों ने इसको स्वीकार किया और कुछ सदस्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। यानी कुछ जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टियां उस समय की, उनमें से कुछ पार्टियों ने तो इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और बहुत तारीफ भी की बेटा उस रिपोर्ट की, लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट देखो, बैठक में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां पर इस रिपोर्ट को पढ़ा गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता को भी इस रिपोर्ट को बेटा सुनाया गया। एक सम्मेलन आयोजित हुआ लखनऊ में, और लखनऊ मंच से क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को बेटा पढ़ा था। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या हुआ था? इस रिपोर्ट को पढ़ा और लखनऊ में लखनऊ को जनता को संबोधित करते हुए संविधान में क्या क्या होगा इस बात को पढ़ा। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई थी और इस रिपोर्ट का क्या इफेक्ट पड़ा वो समझना। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई अंग्रेजों के सामने, और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बात कही गई थी? उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा देना होगा।
यानी कि पूर्ण राज्य की, पूर्ण स्वराज या पूर्ण राज्य की बात नहीं की गई, यहां पर एक क्या बात की गई, डोमिनियन स्टेट की बात की गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डोमिनियन स्टेट, यानी अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब होगा भारत पर जो सरकार होगी भारत के अंदर, वो तो भारत की जनता की होगी, लेकिन यहां पर जो शासन चलेगा वो किसका चलेगा बेटा, वो इंग्लैंड की महारानी का चलेगा। यानी कि पूर्ण स्वराज की बात इस रिपोर्ट में नहीं की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, जबकि किसी भी देश पर यानी इस डोमिनियन स्टेट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जब किसी देश पर किसी अन्य देश का शासन व्यवस्था चलती है परंतु स्थानीय सरकार उस देश के व्यक्तियों की होती है तो उस देश को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य कहा जाता है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरी बात इसमें कही गई थी, भारत में द्वैध संसदीय विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। यानी इन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर द्विसदनीय यानी 2 सदन होंगे, विधानमंडल बनाया जाएगा। एक 2 सदनीय विधानमंडल बनाया, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना होगा। यानी प्रांतों में जो 2 सरकार चलती हैं उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, बंद करना होगा, यानी उनको समाप्त करना होगा। और ये किसके तहत लागू की गई थी, यह प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम किसके तहत लागू किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। चौथी बात इनने रिपोर्ट में क्या करी कि रिपोर्ट में नागरिकता की परिभाषा को परिभाषित किया गया था। रिपोर्ट में नागरिकता क्या होगी, नागरिक, भारत का नागरिक कौन होगा, और उसकी परिभाषा को क्या किया गया था बेटा, परिभाषित किया गया। इसी रिपोर्ट में भारतीयों के लिए 19 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इन्होंने कहा कि 19 मौलिक अधिकार जो अंग्रेजों को भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, देना होगा, वो सारे क्या हुए थे बेटा, इस रिपोर्ट में बताए गए थे। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की मांग की गई। इन्होंने कहा कि भारत में उस समय अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आया करता था। यानी कि इन्होंने कहा कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करनी होगी। यानी कि अब सोचना कि क्या उस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, नहीं था बेटा, उस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। भारत के निवासियों को अपील करने का अधिकार था, अपील क्षेत्राधिकार था, और अपील न्यायालय कहाँ था उस समय, इंग्लैंड में था। यानी कि अगर किसी भारतीय को अपील करनी होगी उच्च न्यायालय में, कहीं किसी उच्च न्यायालय में, तो वो इंग्लैंड के अपील न्यायालय में क्या कर सकता है बेटा, क्या कर सकता था बेटा, अपील कर सकता था। तो इन्होंने मांग करी कि हर एक व्यक्ति इंग्लैंड नहीं जा पाता है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे। कहां करेंगे, भारत में करेंगे। और इन्होंने कहा इसकी स्थापना करने का अधिकार किसको होगा, संसद को दिया जाएगा। 7वां इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मांग करी, रिपोर्ट में कहा कि भारत में होने वाला चुनाव वयस्क मतदाता के आधार पर कराया जाएगा। इन्होंने कहा जो भी चुनाव होते हैं विधानमंडल के या आपके प्रांत के, उन्होंने कहा जो भी चुनाव होंगे वो सब किसके आधार पे किए जाएंगे, वयस्क मतदाता के आधार पे किए जाएंगे। और उसकी उम्र, जो वयस्क की जो उम्र होगी, एडल्ट की जो उम्र रखी, उन्होंने रखा 21 साल। उन्होंने कहा 21 साल का व्यक्ति अपनी सरकार स्वयं चुनेगा, ना कि डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुना जाएगा। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर प्रांतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी कि नेहरू रिपोर्ट में ही कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांत दोबारा से क्या किए जाएंगे बेटा, गठित किए जाएंगे। यानी भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। यदि उस समय भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होता तो जो आज 28 राज्य हैं बेटा, आज 28 राज्य नहीं होते, आज 2800 राज्य होते। क्योंकि आपको भी और हमको भी पता है कि हर भारत में हर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नई बोली, एक नया क्या है, भाषा है। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। हमारे क्षेत्र की अलग भाषा है बेटा। आप थोड़ा सा आगे निकल जाओ अपने गांव पड़ोस के क्षेत्रों में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो आपको एक वहां पे नई भाषा मिल जाएगी। तो भारत में आज 28 राज्य नहीं होते, कितने होते, आज 2800 राज्य होते। यानी इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसकी मांग भी करी थी इन्होंने रिपोर्ट में। नेहरू जी की रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू जी की ये रिपोर्ट थी, इसको भारतीय संविधान का पूर्वगामी या ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने ये बताया कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को भारतीय संविधान का पूर्वगामी या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो MN यानी कि मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट को बेटा क्या कहा जाता है, पूर्वगामी रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ।
अब जो नेहरू जी की रिपोर्ट पेश की गई, यानी नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पेश की, इसका विरोध भी हुआ और भारत की जनता को छोड़ो, इनकी जो समिति बनी थी उस समिति के व्यक्तियों ने किया। जो समिति बनी थी उसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इस रिपोर्ट का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। और वो 2 व्यक्ति कौन थे, देखो बेटा। नेहरू जी की रिपोर्ट का विरोध उनके ही पुत्र यानी मोतीलाल जी के पुत्र, मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र जवाहरलाल नेहरू और इनके मित्र जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। यानी नेहरू रिपोर्ट का विरोध 2 व्यक्तियों ने किया। एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू जी के क्या थे बेटा, पुत्र थे, और दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट का विरोध किया। इन्होंने विरोध क्यों किया होगा, इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया होगा, जबकि ये लोग तो जबकि ये कमेटी में सम्मिलित थे, उस समय जो समिति बनी थी उसमें सम्मिलित थे, तो उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था। तो देखो बेटा, इनके विरोध करने का प्रमुख कारण यह था कि ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, ये डोमिन स्टेट की मांग नहीं कर रहे थे। यानी इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, जबकि मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी पूर्ण स्वराज की मांग की ही नहीं थी। पूर्ण स्वराज की कहीं भी मांग उन्होंने नहीं की। तो इसी बात से क्या हो गए, इसी बात को लेकर बेटा पुत्र और पिता में क्या हो गए बेटा, झगड़े हो गए। फाइनली ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट को अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया गया बेटा, पेश कर दिया गया। इसी बात से नाराज हो गए कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट से क्या कर दिया बेटा, बहिष्कार कर दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। यानी उन्होंने सचिव के पद से क्या दे दिया बेटा, इस्तीफा दे दिया। जब सचिव के पद से किसने दे दिया इस्तीफा, जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, तो उनके जस्ट साथ ही साथ किसने भी दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने भी इस समिति को क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। कुल मिलाकर ये बात कही जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय यंग नेता थे। दोनों ये लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग की बात रखी जाए, यहां पर डोमिन स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1927 के कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा था। इसलिए नेहरू जी डोमिन स्टेट की बात पर तो लागू नहीं करवा रहे थे, मान नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि डोमिन स्टेट की जगह जो मोतीलाल नेहरू है वो किसकी मांग करें, वो पूर्ण स्वराज की मांग करें। इसी बात को लेकर पुत्र और पिता में क्या हुआ बेटे, झगड़ा हुए, और ये झगड़े इतने हुए कि जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू को नेहरू समिति से क्या देना पड़ा था बेटा, इस्तीफा देना हुआ था। बाद में क्या हुआ बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सचिव के पद से क्या दे दिया बेटा, नवंबर 1928 में क्या दे दिया बेटा, इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बीच बाद में समझौता भी किसने कराया था, गांधी जी ने कराया था। दोनों पिता और पुत्र को मिलाने का काम बाद में किसने किया था, गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने कहा था कि यदि अंग्रेजी सरकार 31 दिसंबर 1929 तक हमें डोमिन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, तब हम उनसे बाद में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यानी गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक अगर अंग्रेजी सरकार हमें डोमिन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, तब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इस बात पर क्या हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए थे, थोड़ा विश्वास रखकर मान गए थे कि ठीक है गांधी जी कह रहे हैं, तब देखते हैं आगे गांधी जी की बात का क्या प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर एक नई पार्टी का क्या किया बेटा, गठन किया था नवंबर 1928 में, जिसका नाम रखा था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। यानी कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग को बनाने का काम किस व्यक्ति ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। मुझे लगता है कि आपने ये टॉपिक ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक समझा होगा, और अगर आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बचेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। देखो बेटा, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग छोटा सा टॉपिक है, इसको अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। चीज़ें समझ लोगे तो आराम से यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के बारे में देखिए, इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर की थी। ये देखिए आपके सामने जो इमेज है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, और दूसरी इमेज
जो आप देख रहे हो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो बेटा इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की क्या की बेटा, क्या की स्थापना की। उस समय यंग थे, दोनों लोगों ने कहा था कि हम डोमिन स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, हम डोमिन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी नेहरू रिपोर्ट की, जब नेहरू रिपोर्ट का जब विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने, तब दोनों ने मिलकर क्या किया था बेटा, एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की क्या की थी बेटा, स्थापना की थी, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग पर क्या करना, जोर देना, और पूर्ण स्वराज की मांग को रखना, किसके सामने रखना, अंग्रेजों के सामने रखना। नेक्स्ट देखो, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया बाद में, जो एक व्यक्ति और था, इसने और एक व्यक्ति और ने किया था, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नेहरू रिपोर्ट का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, इसका किसने विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। कारण क्या था कि इस रिपोर्ट में, जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, इस रिपोर्ट में मुसलमान या मुस्लिम समाज के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो विरोध करने का प्रमुख कारण था, वो कारण ये था कि इस जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई है, उस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम समाज के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष सुविधा या विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। इस बात से क्या हो गया था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गया था। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्री मांगों को क्या करेगा, अंग्रेजों के सामने पेश कर देंगे। यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, इसने क्या किया बेटा, इसने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जब नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया इसने, तब नेहरू रिपोर्ट का जब इन्होंने विरोध किया, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं अपनी 14 सूत्री मांगे अंग्रेजों के सामने क्या करूँगा, पेश करूँगा, और उन मांगों को अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा बेटा, स्वीकार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग ने भी नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कुछ अन्य दल जो थे वो भी नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किए, जबकि जो लॉर्ड बर्किनहेड था उसने कहा था कि अगर तुम सर्वसम्मति से रिपोर्ट बनाओगे, भारत के लिए संविधान की क्या करोगे, संविधान बनाओगे, तो मैं उस संविधान को क्या करूँगा, उस संविधान के या उस कानून पर विचार करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि वो संविधान आपके भारत के लिए सही है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस संविधान को या उस कानून को क्या कर दूंगा, लागू कर दूंगा। कुल मिलाकर सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को पास कांग्रेस भारत की जनता से पास नहीं करा पाई, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया बेटा, फेल कर दिया। आपको मैंने नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी। कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आपको वीडियो देखते समय कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ आप वीडियो के अंत में यानी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताया करिए मुझे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्या करूँगा बेटा, दूर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं एक जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए बेटा, शेयर किया कीजिए। शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना, शिक्षा को राष्ट्र हित के लिए काम करना, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए बेटा, शेयर किया कीजिए।